Welcome all of you to our channel Lab Tech Guru. If you are new viewers on our channel, then you must share and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. सबसे पहले तो इस वीडियो के लिए मैं स्पेशली जो हमारे प्रिय मित्र विजय हैं उनको मैं स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ये सारे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आप लोगों के लिए भेजा है। क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, तो उसको भी आप सर एक बार अपने जो वीडियोज़ हैं उसमें आप इंक्लूड करो। तो मैं सारे जो क्वेश्चन हैं उनके ही सजेशन पे ये मैं इंक्लूड करके आपके लिए एक वीडियो मैंने तैयार किया है। तो इसको आप पूरा देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। ये भले बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, तो आपको इसको अंत तक देखेंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाय। आपको पूछा जा रहा है कि कोलेरा वैक्सीन को किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुइस पास्चर। अब सबसे पहले हम लोग कोलेरा के बारे में समझते हैं। तो ये कोलेरा जो है एक वैसा डिजीज़ है कि जो कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये जो बैक्टीरिया है ये मेनली ह्यूमन फीसेस जो होते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और इससे ये स्प्रेड कैसे होता है, तो अनसेफ वाटर को लेने से या अनसेफ फूड को लेने से जो कंटामिनेटेड है ह्यूमन फीसेस से, तो उसके लेने से ये फैलता है। या तो अंडर कुक्ड सी फूड जो होता है उससे भी ये, आप इसको कॉमन सोर्स मान सकते हैं, इसको उससे भी ये फैलता है। रिस्क फैक्टर यदि पूछा जाता है कई बार, तो इसका पुअर सैनिटेशन हो जाएगा। और ड्रिंकिंग वाटर तो आपको बताना है कि यदि हम लोग ड्रिंकिंग वाटर जो है कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर को कंजप्शन कर रहे हैं तो उससे भी फैलेगा। और एक पॉवर्टी जो है एक इसका रीज़न हो सकता है रिस्क फैक्टर का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। आपको एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक के बारे में बताना है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोसेफ लिस्टर, ठीक है। जोसेफ लिस्टर को फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी या फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी, इसे मतलब दोनों जो है लिस्टर को ही कहा जाता है, जोसेफ लिस्टर को। और यदि हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा जाते हैं एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में, तो इन्होंने ही ये जो स्टेराइल सर्जरी का जो आइडिया था उन्होंने ही सजेस्ट किया था, जोसेफ लिस्टर के द्वारा ही सजेस्ट किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले इन्होंने सक्सेसफुली जो है कार्बोलिक एसिड को स्टेरलाइजिंग एजेंट के रूप में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1865 में, जिसके हेल्प से हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स या वाउंड्स को हम लोग क्लीन करते थे। आप यहाँ पे फिनॉल बोल सकते हैं, फिनॉल का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स या वाउंड्स को क्लीन करने के लिए। तो सबसे पहले सजेस्ट किसके द्वारा किया गया था, तो जोसेफ लिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय। आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रुस्का, ठीक है। यदि अर्नेस्ट रुस्का के जगह पे मैक्स नॉल भी होता तो ये भी इसका राइट आंसर होता, क्योंकि ये दोनों जर्मन साइंटिस्ट हैं और इनके द्वारा ही बर्लिन यूनिवर्सिटी था, वहाँ पे इनके द्वारा ही इसका इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसका खोज किया गया था, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। अब यदि हम बात कर लेते हैं ये कब हुआ था ये इवेंट, तो 1931 में। और इनको फिज़िक्स के लिए जो प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़, वो 1986 में मिला था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एसिड फास्ट बेसिली वाज डिस्कवर्ड बाय। अब पूछा जा रहा है एसिड फास्ट बेसिली को सबसे पहले किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा पॉल अर्लिक। तो पॉल अर्लिक के द्वारा जो है एसिड फास्ट बेसिली को सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था जो एसिड फास्ट प्रॉपर्टीज़ होते हैं बैक्टीरियम के, उनको पॉल अर्लिक के द्वारा ही डिस्क्राइब किया गया था। कई बार यहाँ पे एसिड फास्ट स्ट्रेन यदि होता तो वहाँ पे हमारा फ्रेंच जाइल और फ्रेडरिक निल्सन, इनके द्वारा, ये दोनों जर्मन डॉक्टर्स थे, उनके द्वारा इस स्ट्रेन को मॉडिफाई किया गया था, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पीसीआर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो पीसीआर को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कैरी बी म्यूलिस। तो कैरी बी म्यूलिस के द्वारा जो है ये जो हमारा पीसीआर टेक्निक है उसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पीसीआर टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एक कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है डीएनए के पार्टिकुलर रीजन को कॉपी करने के लिए,
ठीक है। और इसका इस्तेमाल यदि डायग्नोसिस में किया जाए तो डायग्नोसिस में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं उससे रिलेटेड जो डिजीज जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, तो इसको भी डायग्नोज करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे को किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंसन। ये जो जी.ए. हैंसन है, उन्होंने 1873 में इसको सबसे पहले जो बैक्टीरियम है उसको आइडेंटिफाई किया था, जो कि मैन में जो डिजीज काउज होते हैं उस बैक्टीरियम को इन्होंने ही आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, ये जो लेप्रोसी है ये माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के द्वारा ये डिजीज काउज होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फादर ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का जनक किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉल अर्लिक। पॉल अर्लिक को फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है और इन्होंने ही जो है एक केमिकल थ्योरी भी डेवलप किया था इन्होंने। उसमें इन्होंने जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसके बारे में, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में बताया और साथ में ही जो कीमोथेरेपी है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में इन्होंने अच्छे तरीके से बताया, सो जिसको हम लोग मैजिक बुलेट के भी नाम से जानते हैं इनके थ्योरी को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक आपको पूछा जा रहा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको कि यहाँ पे एंटोन वॉन लियोनहुक को ढूंढ रहे होंगे, तो यदि वहाँ पे सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी होता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एंटोन वॉन लियोनहुक इसका राइट आंसर हो सकता था। ठीक है, यदि ये हमारा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाता है तो रॉबर्ट जो कोच है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट कोच के बारे में आप बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने सबसे पहले एंथ्रेक्स डिजीज जो होता है उसके साइकिल को इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था 1876 में। उसके बाद उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा, इन दोनों डिजीज जो जिस बैक्टीरिया के वजह से होते हैं उस बैक्टीरिया को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को 1882 में और कोलेरा को 1883 में। ठीक है, यानी जस्ट एक साल के बाद ही किया गया था। तो आपको याद रखना है कि टीबी और कोलेरा इन दोनों का जो मेन जो हमारा जो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से हमारा कोलेरा होता है और ट्यूबरक्लोसिस होता है, तो उसको आइडेंटिफाई किसके द्वारा किया गया था? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। ठीक है, इनको 1905 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था मेडिसिन के लिए या फिजियोलॉजी के लिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय। आपको पूछा जा रहा है सबसे पहला जो वैक्सीन है, टीका जो है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है सबसे पहले जो है वैक्सीन को डिस्कवर्ड किया गया था। और ये जो वैक्सीन था ये किसके लिए था? तो स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन था। ठीक है, और ये जो वैक्सीन उन्होंने डिस्कवर किया कब? 1796 में। अब सबसे पहले स्मॉल पॉक्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये हाईली कंटाजिनियस आप बोल सकते हैं डेडली डिजीज है। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है? तो वेरियोला वायरस जो होते हैं उसकी वजह से ये काउज होता है। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, जो कॉ पॉक्स होता है उसके हेल्प से उन्होंने इसका वैक्सीन तैयार किया था। और जिस तरीके से इन्होंने वैक्सीन तैयार किया था और आज के डेट में भी उसी तरीके से वैक्सीन को तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज। आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लाइट माइक्रोस्कोप की कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1000x। ठीक है, तो 1000x का हो जाएगा राइट आंसर। कई बार यहाँ पे 1000x की जगह पे 1500x भी हो सकता है, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। रेंज में यदि दिया हुआ है 1000 to 1500x तो दोनों सही है। ठीक है, या तो सिर्फ 1500 है, 1000 वहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं, तो वो भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार कई जगह पे 1500x भी दिखाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन इन। इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल इल्यूमिनेट करने के लिए, किसी चीज़ को दर्शाने के लिए किस में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं इल्यूमिनेशन के लिए तो किस में करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, रिजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इम्प्रूव्स बाय यूजिंग। आपको पूछा जा रहा है जो रिजोल्यूशन होता है माइक्रोस्कोप को, इसको इम्प्रूव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑयल। ठीक है, ऑयल के हेल्प से, ऑयल इमल्सन आपने पता ही होगा कि ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है रिजोल्यूशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन एडेड ह्यूमन आई हैज़ अ रेजोल्यूशन पावर ऑफ। एन एडेड ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन पावर कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले एन एडेड ह्यूमन आई ये समझ लीजिए, मतलब नेक्ड आई। ठीक है, तो उसका रेजोल्यूशन पावर कितना हो जाएगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 0.2 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज यूजफुल फॉर स्टडिंग। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ के स्टडी के लिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी माइक्रोबियल मोटिलिटी, डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द लिविंग सेल, डिटेक्टिंग द बैक्टीरियल कंपोनेंट्स सच एज इलेक्ट्रोएंडोस्कोप एंड इंक्लूजन बॉडीज। तो इन सब के लिए हम लोग फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारा बैक्टीरिया है उसके माइक्रोब्स के मोटिलिटी को भी चेक करना है तो भी इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, शेप को भी देखना है, लिविंग सेल्स के शेप को देखना है तो भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या तो बैक्टीरियल कंपोनेंट्स को यदि आपको देखना, ऑब्जर्व करना है, एंडोस्कोप्स और इंक्लूजन बॉडीज़ को, तो भी हम इस माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफर्स फ्रॉम लाइट माइक्रोस्कोप इन ऑल एक्सेप्ट। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत सारे एस्पेक्ट में वो डिफरेंट है, लेकिन किसको छोड़ के, एक ऐसा कोई है एस्पेक्ट बताया गया है कि जिसको छोड़ के बाद बाकी सारे में वो डिफरेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो नीड फॉर स्पेसिमेन प्रिपरेशन। ऐसा हम लोगों को पता है क्योंकि स्पेसिमेन प्रिपरेशन की जरूरत तो दोनों में पड़ती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो या लाइट माइक्रोस्कोप हो। ठीक है, दोनों में स्पेसिमेन प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हमारा दिया गया है हाईएस्ट पार्टिकल मैग्नीफिकेशन, तो ये प्रैक्टिकल मैग्नीफिकेशन हाईएस्ट होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, ये डिफरेंस है इनमें बीच। मीडियम ऑफ ट्रेवल ये भी होगा ही होगा, रेजोल्यूशन इस दोनों, ये सारे की क्या है, ये डिफरेंसेस तो होती हैं। और क्या डिफरेंसेस नहीं होती, तो नो नीड फॉर द स्पेसिमेन प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सेल्स कैन बी फिक्स्ड बाय यूजिंग। आपको पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल्स को फिक्स किया जाता है, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूटाल्डिहाइड एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट अपीयर्स ब्राइट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। आपको पूछा जा रहा है इन सारे जो दिए गए हैं माइक्रोस्कोप, इनमें से वैसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्राइट दिखता है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो इसमें जो होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो ब्राइट दिखता है और पीछे जो उसका बैकग्राउंड होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लोरोसेंट स्टेन इज करेक्टली मैच्ड। अब पूछा है इनमें से जो फ्लोरोसेंट स्टेन दिए गए हैं वो करेक्टली मैच्ड कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लेकोफ्लोर वाइट। ठीक है, जो फंगस के लिए हम इस स्टेन का इस्तेमाल करते हैं, तो क्लेकोफ्लोर वाइट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉमर्शियली इसका इस्तेमाल जो होता है हम लोग डिटर्जेंट में एडिटिव्स के रूप में भी करते हैं, जो जिससे कि क्लॉथ जो होगा वो बहुत ज़्यादा वाइटर अपीयर्स होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम स्टेन इज अ। ग्राम स्टेन क्या है, कैसा टाइप का स्टेन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिफरेंशियल स्टेन। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल स्टेन है तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ग्राम स्टेन का। ठीक है, ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, यूजेज ऑफ ग्राम स्ट्रेनिंग आर ऑल एक्सेप्ट, यानी ग्राम स्ट्रेनिंग का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और सर्व में करते हैं, किसको छोड़ के, और सब में इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन डिफ्रेंशिएट मोटाइल एंड नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, यानी ग्राम स्ट्रेन का जो इस्तेमाल होता है हम लोग मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। बाद बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग हमेशा एक दो बार ज़रूर देखेंगे, जिससे हर एक जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सब का नाम आपको याद रह सके।